आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्यानता के बारे में, जो कि द्रवों और गैसों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं श्यानता क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कुछ। तो जो श्यानता होता है यानी कि विस्कोसिटी जो होता है वो किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है, यानी कि वह विकृत होना नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों, तो श्यानता क्या होता है? किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत नहीं होने देना चाहती। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक द्रव लेंगे जिसको दो कांच की प्लेटों के बीच रखते हैं। ठीक है, और ऊपरी परत को समान गति से निचली प्लेट के सापेक्ष चलाते हैं। निचली प्लेट को क्या रखेंगे, हम स्थिर रखेंगे और ऊपर जो प्लेट होगी उसको हम उसके सापेक्ष चलाएंगे। ठीक है, तो जो ऊपरी परत के संपर्क में जो द्रव होगा उसका वेग v होगा और निचली प्लेट के संपर्क में जो द्रव होगा वो स्थिर होगा। कैसे, आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो ये ऊपरी परत है कांच की और ये निचली है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, एक द्रव भरा है जिसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, लेकिन जब ऊपरी परत को इसको हिलाया गया कांच की को, ठीक है, सापेक्ष में। ठीक है दोस्तों, जब ऊपरी परत को हम इसके सापेक्ष चलाते हैं तो इसकी से विस्थापित हो जाती है, तो इस स्थिति में आ जाती है। जो ये ऊपरी परत जो कांच की परत है, ये कांच की प्लेट है, उसके संपर्क में जो द्रव होगा उसका वेग v होगा और जो निचली कांच की प्लेट है इसके संपर्क में जो द्रव होगा वो स्थिर होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे ऊपरी प्लेट की तरफ तो वेग बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो वेग घटता जाएगा और जो कांच की संपर्क में जो परत होगी द्रव की वो स्थिर होगी, यानी कि उसका वेग 0 होगा। यदि हम द्रव या जल की जगह कोई तेल ले लें, ठीक है, जो गाढ़ा होगा उसमें क्या होगा, श्यानता उसकी जो होगी वो अधिक होगी, यानी कि उसको इतनी आसानी से नहीं खिसकाया जाएगा। तो इससे आपको यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो पतले द्रव होते हैं उनमें श्यानता कम होती है और जो गाढ़े द्रव होते हैं उसमें ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो द्रव की ऊपरी परत होती है उसके नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, वो उसको आगे की ओर खींचती है और जो निचली सतह होती है वो उसको पीछे की ओर खींचती है। ठीक, जो ये ऊपरी परत थी ये आगे की ओर खींचती है और जो निचली परत थी वो पीछे की ओर खींचती हुई दिखाई देती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी विपरीत सतहों के बीच में एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको श्यान बल कहते हैं, यानी कि विस्कस फोर्स कहा जाता है। यह तभी होगा जब परत क्या होगा, आपस में विपरीत दिशा में क्या होगी, खींचेंगी। इसी प्रकार जो द्रव होते हैं उनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उनमें श्यानता कम होती जाएगी या श्यान बल कम होता जाएगा। इसके विपरीत यदि हम गैसों की बात करें तो गैसों में ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। ठीक है, द्रवों में घटती जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें श्यानता का गुण कम होता जाता है, लेकिन गैसों में उल्टा होता है, वहाँ पर यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो वहाँ पर श्यानता बढ़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम एक पाइप लें, जैसे ये पाइप है, ठीक है, इसमें एक द्रव बह रहा है। ठीक, जो द्रव का बीच का हिस्सा होगा, ये बीच का भाग होगा, यहाँ पर क्या होगा, द्रव अधिक तेजी से गति करके निकलेगा। जैसे जैसे हम पाइप की परत तक जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका वेग कम होता जाएगा, लेकिन जो द्रव की परत जो होगी वो पाइप के कॉन्टैक्ट में होगी, उसका वेग 0 होगा या बिल्कुल कम हो गया, वो स्थिर होगी। ठीक है, ये पाइप का ऑप्शन है। आगे देखते हैं। ठीक है, जब किसी पाइप में द्रव बहता है तो पाइप की अक्ष के अनुदिश जो होता है वो क्या होता है, वेग अधिकतम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम दीवारों की ओर जाते जाते हैं तो वह कम होता जाता है तथा अंत में 0 हो जाता है। ठीक है, जो पीछे चित्र दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, उसमें प्रारंभ में द्रव का भाग क्या था, ABCD था, लेकिन जब हमने ऊपरी कांच की परत उसको शीट को हिलाया, ठीक है, तो डेल्टा t समय बाद उसकी स्थिति क्या हो गई, AEFD हो गई। ठीक है, तो इस समय में क्या हो गया, उसमें अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अपरूपण विकृति आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सबसे शुरू में मैंने वो ही पढ़ाया था। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो वस्तु की स्थिति है उसमें परिवर्तन तथा प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, यदि तार ले रहे हैं तो उसकी लंबाई प्रारंभिक कितनी थी, ठीक है, और परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक को क्या कहेंगे, अपरूपण विकृति। ठीक, तो अपरूपण विकृति क्या होगी,
जो डेल्टा एक्स है उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है और एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई है। ठीक है, चूंकि क्या हम क्या मान रहे हैं कि द्रव क्या है उसका समय के साथ साथ वेग बढ़ रहा है, इसलिए विकृति दर जो होगी क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन एल डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्योंकि समय के साथ बदलता जा रहा है, ठीक है, तो डेल्टा टी यहाँ लेना जरूरी है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी कि विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है, तो वेग अपॉन लंबाई क्या हो जाएगी, ये निकल कर आ जाएगी। आगे देखते हैं, तब हम श्यानता गुणांक क्या निकालेंगे, तो श्यानता गुणांक किसके बराबर आ जाएगा, एफ ए अपॉन वी अपॉन एल के। ठीक है, तो एफ अपॉन ए क्या है, ठीक है, जब मैंने प्रतिबल पढ़ाया था तब बताया आपको कि प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिबल ही क्या है, एक दाब भी है, क्योंकि दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हम उस टाइम पे बात कर रहे थे तो ठोसों की बात कर रहे थे, जो ठोसों में जो परिवर्तन हो रहा था उस पर प्रतिबल लगाने के कारण तो विकृति उत्पन्न हो रही थी, तो वहाँ पर गुणांक अपने पढ़े थे, प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग गुणांक। ठीक है, तो वो कहते ठोसों के लिए थे, क्योंकि ठोसों में जब हम प्रतिबल लगाते थे तो विकृति उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो गुणांक बराबर हो जाता था, जैसे प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, उत्पन्न विकृति। अब विकृति यदि आयतन विकृति है तो आयतन लेते थे, ठीक है, अपरूपण विकृति है तो अपरूपण लेते थे। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर है श्यानता गुणांक, क्योंकि द्रवों के लिए है तो ईटा ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसके बराबर होगा, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या होता है, एफ अपॉन ए, और विकृति क्या है, अपरूपण विकृति, वी अपॉन एल। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एफ एल अपॉन वी ए। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ईटा बराबर इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन वी ए। ठीक है, इसको श्यानता गुणांक कहते हैं ईटा को, और श्यानता का मात्रक होता है पोइज, या कहते हैं न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकंड। तो वीडियो को देखते हैं, स्टोक्स लॉ से संबंधित क्या क्या इसमें आपको जानकारी मिलेगी। स्टोक्स का नियम कहता है कि जब एक पिंड, ठीक है, इसमें एक हम पिंड लेते हैं, तो जब वह किसी तरल में गिरता है तो वह क्या करता है, अपने संपर्क में आने वाली तरल की परतों को भी नीचे की तरफ खींचता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एक पिंड है, ठीक है, और जब ये किसी तरल में गिर रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो तरल की भी परतों को नीचे की ओर खींच रहा है। ठीक, इससे क्या होता है, जो तरल की परतें होती हैं उनके बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है, जो कि क्या करती हैं, एक मंदक बल का अनुभव कराती हैं, जिससे क्या होता है, पिंड की गति में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, यानी कि वो कम हो जाती है। ठीक, किसके कारण होती है, जो कि वो श्यान मंदक बल विभिन्न परतों के द्वारा गोले पर या पिंड पर लग रहा है, उसके कारण क्या होता है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। ठीक, और यह बल क्या होता है, इसी को ही स्टोक्स ने डिफाइन किया है। इसका मान होता है F इजिकल टू 6 पाई ईटा, ठीक है, 6 पाई ईटा ए वी। ठीक है, 6 पाई ईटा ए वी जो मंदक बल का मान होता है वो यह निकल कर आता है। और ईटा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने आपको श्यानता के बारे में, कि ईटा क्या होता है, एक श्यानता गुणांक होता है। ठीक, और ए जो है वो गोले की त्रिज्या है। इसके अलावा वी जो है ये गोले का वेग है, कि किस वेग से गोला किसी भी तरल में गिरता है। ठीक, यदि हमें गोले का वेग पता है, गोले की त्रिज्या पता है, ठीक, और ईटा का यदि हमें मान पता है, तो हम एफ यानी कि मंदक बल का मान हम निकाल सकते हैं, यानी कि कितना मंदक बल लगेगा गोले पर। इसी को ही क्या कहा गया, स्टोक्स का नियम कहा गया। ठीक, आगे इसमें कुछ और बताया गया कि हम एक जब वर्षा की बूंद पर गौर डालते हैं, नज़र डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वह जब गिरती है तो उस पर एक गुरुत्व बल कार्य करता है, जिसके कारण वह नीचे तेजी से गिरती है। लेकिन जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता जाता है, ठीक, उस पर एक मंदक बल भी लगता है। मंदक बल किसके द्वारा लगता है, जो वायु की परतें होती हैं उनके द्वारा वर्षा की बूंद पर एक मंदक बल लगता है, जिसके कारण उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी होने लगती है। ठीक, जब धीमी होगी तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि श्यान बल, यानी कि जो वायु की विभिन्न परतों के द्वारा जो श्यान बल लग रहा है वो, और उत्प्लावन बल जो कि वायु के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर बूंद पर लगता है। ठीक, जब ये दोनों गुरुत्व बल के बराबर हो जाते हैं तो एक नेट बल
और उसका त्वरण शून्य हो जाता है, जिसके कारण वह बूंद जो होती है वो एक अचर वेग से नीचे की ओर गिरती है, जिसको सीमांत वेग कहा जाता है। और इस सीमांत वेग का मान जो निकल कर आता है वो आता है v1 = 2a² रो माइनस सिग्मा इंटू g/9 ईटा। यह सूत्र आपको इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो v1 क्या है, सीमांत वेग है जब कोई वर्षा की बूंद नीचे गिरती है, ठीक। और रो जो है वो बूंद का घनत्व है और सिग्मा क्या है, वो तरल का घनत्व है। तो ये सब आपको जानकारी मैंने इस वीडियो में दी कि स्टोक्स लॉ क्या होता है, और एक जब वर्षा की बूंद गिरती है तो उस पर एक सीमांत वेग लगता है, ठीक है। जो सीमांत वेग होता है उसका वो क्या होता है, तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टोरिसेली के सिद्धांत के बारे में। टोरिसेली ने बताया कि यदि हम किसी पात्र में द्रव भर लेते हैं और उस पात्र के किसी एक साइड में छेद कर देते हैं तो उस छिद्र से द्रव किस वेग से निकलेगा, ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, ठीक है। और उस वेग को बहिस्राव वेग कहा, ठीक है। जो निकलने वाला सूत्र आया उससे हम बहिस्राव वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आज वीडियो को देखते हैं कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो टोरिसेली ने बताया कि जब हम किसी पात्र में तरल भर लेते हैं, ठीक है, और तरल से कुछ ऊंचाई पर पात्र में छिद्र कर दिया जाए तो तरल उस छिद्र से बाहर जिस वेग से निकलता है उस वेग को क्या कहते हैं, हम द्रव का बहिस्राव वेग कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पात्र है, ठीक है, जिसमें h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है और स्वतंत्र तल, ठीक है, ये ऊपर वाला स्वतंत्र तल जो है उससे h गहराई पर, ठीक है, हमने एक छिद्र कर दिया, ठीक है। तो इस छिद्र से जिस वेग से द्रव बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे, बहिस्राव वेग कहेंगे। और उसको ज्ञात कैसे करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं v = √2gh, ठीक है। कैसे निकल कर आया, यदि हमने h ऊंचाई तक किसी पात्र में द्रव भरा है तो और उस द्रव का घनत्व रो है और इस पात्र में स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक छिद्र कर दिया जाता है तो इस छिद्र से v वेग से द्रव प्रवाहित होने लगता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी वेग को क्या कहा, बहिस्राव वेग कहा, ठीक है। इसका मान क्या होता है, √2gh के। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, स्वतंत्र तल से छिद्र की गहराई, ठीक है। जैसे v क्या है, द्रव का बहिस्राव वेग, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, स्वतंत्र तल से छिद्र की गहराई। अब इस बहिस्राव वेग की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, यानी कि कम होगा, ज़्यादा होगा, कब कब होगा, वो कंडीशन कौन सी हैं हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है, यह पात्र में द्रव की मात्रा और छिद्र के क्षेत्रफल यानी कि आकार पर निर्भर करता है। यानी कि द्रव कैसा है, उसमें छिद्र का क्षेत्रफल ज़्यादा है, कम है, ठीक है, तो उस पर निर्भर करता है। छिद्र स्वतंत्र तल से जितनी अधिक गहराई में होता है बहिस्राव वेग का मान उतना ही अधिक होता है। कैसे होता है, ये आगे चित्र दिखाया है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे ये स्वतंत्र तल है, इसमें कोई द्रव भरा है h ऊंचाई तक, ठीक है। ये एक छिद्र हमने यहाँ करा, दूसरा छिद्र यहाँ करा, तीसरा छिद्र यहाँ करा, ठीक। तो ये ऊपर वाला छिद्र जो है, ठीक है, ये स्वतंत्र तल से कम गहराई पर है, ठीक है, यानी कि जो गुरुत्व इसमें दाब लगेगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण इसका वेग कम होगा। जैसे जैसे गहराई पर जाते जाएंगे हम, ठीक है, और इस पर जाकर इसका वेग बढ़ गया और इससे भी नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वेग सबसे अधिक होगा। यानी कि छिद्र स्वतंत्र तल से जितनी अधिक गहराई पर होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है। और उसको ज्ञात कैसे करेंगे, वो टोरिसेली ने बताया कि द्रव का बहिस्राव वेग बराबर होता है √2gh के। यानी कि यदि हमें उस छिद्र की गहराई यानी कि कितनी गहराई पर वह छिद्र किया गया है उसका पता लग जाए तो हम द्रव का बहिस्राव वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान रखकर और h का मान रखकर, यानी कि कितनी गहराई पर छिद्र है उसका मान रखकर हम बहिस्राव वेग का मान निकाल सकते हैं। यही टोरिसेली ने बताया है। वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि द्रवों का प्रवाह मापने की एक युक्ति है जिसमें हम असंपीडित द्रवों का प्रवाह मापते हैं। इससे पहले मैं धारा रेखी प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत और टोरिसेली का सिद्धांत से संबंधित वीडियो अपलोड कर चुका हूं। हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट्स आपको
ना समझ में आए, यदि उन वीडियो को आप देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो ये एक वेंचुरीमीटर की युक्ति है जिसके द्वारा हम द्रव्यों का प्रवाह मापेंगे। ठीक, इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो ये यू आकार की जो नली है इसको हम मैनोमीटर कहते हैं, जिसके द्वारा द्रव्यों का दाब मापा जाता है। और ये ऊपर जो नली लगी हुई है इसका ये सिरा है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसको 1 सिरा बोल रहे हैं हम। और ये पतले वाला सिरा जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो स्मॉल ए है और इसको हम नंबर 2 सिरा बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ये कैपिटल ए क्षेत्रफल वाला सिरा है यानी कि 1 सिरा, इससे प्रवाह होने वाले द्रव का वेग जो कि v1 होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चौड़े व्यास वाली नली होती है, क्या बता दिया मैंने आपको ये भी, जिसका बीच का भाग क्या होता है, पतला होता है, जैसा कि पिछले चित्र में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें यू आकार का एक मैनोमीटर लगा होता है। मैनोमीटर आपको पता है जो द्रवों का दाब मापता है, उसको हम इसमें लगाते हैं, जिसका एक सिरा चौड़े व्यास वाले भाग तथा दूसरा सिरा पतले भाग से जुड़ा है। ठीक है, मैनोमीटर का एक सिरा किससे जुड़ा है, जो चौड़े आकार वाली नली का मुंह है उस पर, और दूसरा सिरा जुड़ा है जिसका पतला सिरा है वहाँ पर। ठीक है, जो मैनोमीटर में जो द्रव भरा है उसका घनत्व क्या है, ρm। ठीक, और नली के चौड़े सिरे का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, और छोटे सिरे का स्मॉल ए। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम नली के चौड़े सिरे पर जाएंगे तो वहाँ पर वेग जो होगा v1 उसको ज्ञात करना होगा हमें। ठीक है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, अब नली के पतले सिरे पर जो वेग होगा वो v2 इजिकल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू v1 होगा। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा कि v2 इजिकल टू ए कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू v1 कैसे आ गया। तो यही मैं आपको पहले बताया था कि धारा रेखी प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत और टॉर्रिसेली का सिद्धांत, उनको ज़रूर देखिए आप, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो धारा रेखी प्रवाह की वीडियो थी उसमें बताया था अविरतता के सिद्धांत में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी था, उसमें बताया था यदि कोई द्रव किसी ए क्षेत्रफल की नली में v वेग से बहता है तो क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो वहीं से निकल कर आया है ये v2 इजिकल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू v1। और बर्नौली की समीकरण से आपको यदि पढ़ा होगा वो उसमें, तो आपने देखा होगा कि ये बर्नौली की समीकरण होती है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम v2 की वैल्यू रखेंगे। ठीक, कैसे, तो इधर क्या आता था, v2 आता था, तो v2 की वैल्यू क्या रख दी हमने, a अपॉन स्मॉल ए इंटू v1। ठीक, जब इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 का स्क्वायर इंटू a अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब p1 माइनस p2 करेंगे इसको। ठीक है, तो p1 माइनस p2 इज इक्वल टू किसके बराबर आगा, 1/2 रो v1 का स्क्वायर और ब्रैकेट में कैपिटल ए अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि यू आकार की जो नली है उसमें जो दाबांतर है वो h ऊंचाई तक है। ठीक है, तो ये दाबांतर यानी कि p1 क्या है, क्षेत्र, ये दाब है, p2 क्या है, वो भी दाब है। ठीक है, तो p1 माइनस p2 क्या होगा, दाबांतर, और ये किसके बराबर होता है, ρm इंटू जी एच के। ρm क्या है, जो नली में द्रव भरा है वो, g गुरुत्वाकर्षण, और h क्या है, दाबांतर, यानी कि कितना अंतर है द्रव की ऊंचाई में, इजिकल टू किसके बराबर होगा, इसके। ठीक, अब इससे क्या करेंगे, हम v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सारी वैल्यू इधर भेज देंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो ये इस तरह का सूत्र निकल आ आएगा, v1 इजिकल टू हो जाएगा √2 ρm इंटू जी एच अपॉन रो, और अलग से आ जाएगा ये a अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का माइनस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया v1, यानी कि जो चौड़ी नली का क्षेत्रफल a था उससे द्रव के प्रवाह का वेग v1 इस सूत्र से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, ρm क्या है, जो मैनोमीटर में द्रव भरा है उसका घनत्व, वो हमको पता ही होगा। स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण है, उसकी वैल्यू हमको दी होगी। h जो है वो दाबांतर भी दिया होगा, और रो जो है जो चौड़ी नली है उसमें बहने वाले द्रव का घनत्व है। कैपिटल ए चौड़े नली का क्षेत्रफल, ठीक है, और स्मॉल ए चौड़े जो छोटा क्षेत्रफल है वहाँ का, छोटी नली है जहाँ पर, उसका क्षेत्रफल। अगर ये चीज़ें हम इसमें रख देंगे तो हमको v1 वेग यानी कि चौड़ी नली से बहने वाले द्रव का वेग मिल जाएगा। इस कारण से हम
जो वेंचुरीमीटर है उसके द्वारा द्रव के प्रवाह का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहीं तक था, ये वीडियो का अंत होता है। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।